कहाँ चले गए तुम लोग सारे? गुरलीन को क्या हो गया? बताएंगे बताएंगे बच्चे, बताएंगे उसको। उसको बताएंगे, हाँ। वो काफी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बताएंगे उसको। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। वो क्लास में बताऊंगा, मुझे पता है 13 भी पेंडिंग पड़ा हुआ है ना। पहले हम वो बातें कर लेना जिससे हमारा चैप्टर फंसेगा। उस क्वेश्चन से चैप्टर बिल्कुल नहीं फंसेगा हमारा ना। तो हम प्रायोरिटी ये है कि जब कम टाइम हो ना, जिससे हमारे पास आज का, कल का और परसों का 3 दिन बाकी है ना, कल मतलब छुट्टी के बाद 2 दिन। 2 to 3। तुम्हें किसने बताया? अच्छा जी, केमिस्ट्री वाले मैम आए थे कोई? नहीं। नहीं, खुफिया सूत्र मतलब 2 से 3 के बीच में आए थे क्या? अच्छा, वो कहने आए थे कि एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तुम्हारी केमिस्ट्री की। उनको बोलो कल ही लगवा दो। रक्षाबंधन में तुम देखो सब पटाखे फोड़ने होते हैं। हाँ भाई। हेडिंग डल रही है आपकी, रियल गैस इक्वेशन और वेंडरवॉल इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन, इसी को बोलते हो वेंडरवॉल्स इक्वेशन। बस अब मेनली यही पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। वो एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब वो लिक्विड चैप्टर पे भी फोकस करवाएंगे, इसलिए शायद एक्स्ट्रा डिस्कशन होएगा शाम को वैसे आज। तो बता देंगे आपको, तब तक आप इस पे फोकस करो। रियल गैस इक्वेशन और वेंडरवॉल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात पता है क्या होती है कि हमें रियल गैस इक्वेशन या वेंडरवॉल इक्वेशन की नीड क्यों हुई। तो वहां में दो बातें समझनी पड़ेंगी कि कहीं ना केटीजी के अंदर दो अजम्पशंस, दो पोस्टुलेट्स क्या है, फॉल्टी है। दो बातें मेन है, बाकी तो पता है पार्टिकल स्मॉल होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, रैंडम मूवमेंट होती है। इसके अलावा जो टक्करें हैं, कोलिजन है, वो सारी की सारी परफेक्ट क्लास, ये सारी कॉमन बातें, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, सब कॉमन बातें हैं। जहां में सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है ना, जहां में सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन हमें सबसे बड़ा है कि उसने कहा गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है ना, वो नेग्लिजिबल है। हमने कहा जी गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर नेग्लिजिबल है, जब आप उसको लिक्विफाई करते हो तो आपके हाथ में जीरो थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ तो मिलता है ना आपको, 10 ml, 2 ml, 5 ml, कुछ तो मिलता है ना। वो कौन है? आपको ऐसी थोड़ी कुछ भी मतलब आपने गैस को लिक्विफाई किया और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, बस आपने सोच लिया कि गैस लिक्विड हो गई। और ये जो सड़कों पे सिलेंडर, बड़े बड़े ट्रक घूम रहे होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के, लिक्विड ऑक्सीजन की, ये क्या है? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मोलिकुलर वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो केटीजी के अंदर एक अजम्पशन, बहुत बड़ा फॉल्टी अजम्पशन है। मोलिकुलर वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल बना हुआ। और दूसरा, अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस को इन्होंने नेग्लिजिबल, देखो ना आपने, अगर वो अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल है तो ग्राफ ऐसा ही आया आपके पास। लेकिन सारे ग्राफ तो बिगड़ गए। ये देखो, इसका मतलब दो चीजें जो किसी भी हालत में हमें बार बार कह रही है कि केटीजी के अंदर दो अजम्पशन फॉल्टी है। पहला, लिखो, मैं यहां में लिख देता हूं, टू फॉल्टी अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स, जो भी आप लिख रहे हो, इन द केटीजी। दो फॉल्टी अजम्पशंस है केटीजी के अंदर। पहला, ये कह रहे हैं जी वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी 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 ग्रेटर देन मोलिकुलर वॉल्यूम। ये पहला, ये फॉल्ट है। जबकि हमें मोलिक्यूल का वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। इन द रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल कंसीडरेबल है। दूसरा जो फॉल्टी अजम्पशन है, दूसरा जो फॉल्टी अजम्पशन है, वो इसने कहा जी ना तो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं,
न रिपल्शन फोर्सेस है, मतलब ये जीरो है, नेग्लिजिबल है। जबकि हमारे अकॉर्डिंगली अट्रैक्शन था, तभी तो गैस अपने एक्चुअल वॉल्यूम से कम वॉल्यूम दे रही है। रिपल्शन था, तभी तो गैसेस अपने एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम दे रही हैं। अगर आपको कल वाली सारी बातें याद हो, कल मैंने स्लो पढ़ाया और रिवीजन के साथ भी पढ़ाया। तो ये तो केटीजी में लिखा हुआ है, ये तो केटीजी में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली मोलिकुलर वॉल्यूम भी कंसिडरेबल है रियल गैस में, और अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस भी कंसिडरेबल है। तो हमें ना जो आइडियल गैस इक्वेशन थी ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसको चेंज करना पड़ेगा। पी वाली टर्म भी बदलनी पड़ेगी और वी वाली टर्म भी बदलनी पड़ेगी, प्रेशर वाली टर्म भी बदलनी पड़ेगी, और जो वॉल्यूम वाली टर्म है वो भी बदलनी पड़ेगी। आर बदल नहीं सकते, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और आप एक लगातार काम किए जा रहे हो बॉयल्स लॉ पे, तो टेम्परेचर बदल नहीं सकते। जो तो एनआरटी तो सेम रहेगा, बस प्रेशर में और वॉल्यूम में करेक्शन लगेंगे। आईटी में तो सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द करेक्शन टर्म इन प्रेशर, वो फॉर्मूला बच्चों को याद था, ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर, टिक मार के आ गए, इससे ऊपर कुछ पूछा नहीं उन्होंने। चलो जो भी है। तो दो फॉल्टी एजम्पशन थे केटीजी के कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरी वेरी ग्रेटर, मतलब मोलिकुलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। जबकि मैं मान के चलता हूं गैस को लिक्विड बना रहे हो अगर, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो हाथ में आएगा, तो ये कंसिडरेबल है। लो जी, इसकी लाइनें पढ़ लेते हैं जिससे आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन नोट्स आपके बन चुके हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये फॉल्टी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल, ये फॉल्टी है। द अबव टू assumptions आर ट्रू ओनली इफ द प्रेशर इज लो, वही आइडियल कंडीशन में एप्लीकेबल है बस। ये दो assumption सिर्फ आइडियल कंडीशन में एप्लीकेबल है, लेकिन जैसे रियल लेके चलोगे ये दो assumptions कंसिडरेबल नहीं होंगे। इफ assumption फर्स्ट वाज करेक्ट, द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ तो वही आना चाहिए था जो जैसा आता है, लेकिन वैसा ग्राफ तो आया नहीं। अब पीछे जाओ या समझ गए कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ रियल गैस और आइडियल गैस का कोइंसाइड नहीं हो रहा। चलो वेरी गुड, ठीक है जी। और दूसरा अगर ठीक लेके चल रहे हो, दूसरा वाला कौन सा, अट्रैक्शन रिपल्शन, तो वो जो पीवी वर्सेस पी के ग्राफ वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं फॉल्टी assumptions तो हैं। ठीक है जी। अगर केटीजी की ये कॉन्सेप्ट सही होता तो फिर ग्राफ एक ही बनता, ये वाला। अगर 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 रियल और आइडियल है तो, लेकिन अगर रियल है तो आपको पता है ग्राफ आपके पास दो बन गए थे, और अगर आइडियल होता, ये तो आप ही ने मेरे को बताया था, मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं था कि रियल का प्रेशर, रियल का वॉल्यूम, मैं इसका रिवीजन करने के मूड में था नहीं अभी वैसे। ठीक है चलो। और अगर पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, तो ये आइडियल के लिए ठीक है, लेकिन बाकी सभी गैसेस बिगड़ चुकी हैं। हाइड्रोजन हीलियम फ्लाइट मोड भी रहती है ऑलवेज, बाकी सब गैसेस पहले नीचे फिर ऊपर जाती हैं। तो ये वाला रियल वाला है। ठीक है जी। तो जब आपके दिमाग में ये बात चली जाए ना कि दो अजम्पशन फॉल्टी है, तो पक्का करेक्शन तो लगाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर करने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा, तो फिर करेक्शन इन द आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी लगेगी। शुरू करें आगे। लो जी, वेंडरवॉल इक्वेशन, सबसे पहले करेक्शन इन द वॉल्यूम टर्म, करेक्शन इन द वॉल्यूम, इसको भी इन आइडियल गैस इक्वेशन कर लेना। आइडियल गैस इक्वेशन को ही मॉडिफाई करके हम रियल गैस इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। एट हाई प्रेशर, जब आपने प्रेशर हाई कर लिया है, मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी क्लोज, वो तो पता ही है पहली बात। जब प्रेशर हाई हो गया, मोलिक्यूल्स इसी बात को तो रो रहे हैं इतनी देर से कि प्रेशर हाई होने भी इतने क्लोज हो जाएंगे, गैस लिक्विफाई होने लग जाएगी, कुछ तो हमारे हमें मिलेगा ना। गैस जब लिक्विड बनेगी हमारे हाथ में 2 ml 4 ml 5 ml कुछ तो आएगा, नेग्लिजिबल तो नहीं होगा ना, कंसिडरेबल तो होगा ना वॉल्यूम। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें तो सड़कों पर ट्रक चल रहे होते हैं,
अभी जो कोरोना सीजन का सेकंड वेव था उसमें भी लिक्विड ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे लोग बाग, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में लिक्विड ऑक्सीजन ही थी ना, कंप्रेस करके भरी हुई थी। क्लियर? तो ये कह रहा है जी प्रेशर जब हाई हुआ, मोलिक्यूल्स एक दूसरे के वेरी क्लोज हो गए, बिल्कुल मान ली बात इसकी, वेरी क्लोज हो गए। अगली बात उसने कहा जी मोलिकुलर इंटरेक्शन स्टार्ट, वो तो बहुत पहले से बात चल रही है। प्रेशर हाई हुआ, मोलिक्यूल क्लोज हो गए, मोलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन सभी टाइप के फोर्स। अगर हाइड्रोजन हीलियम है तो अट्रैक्शन रिपल्शन है, बाकी है तो इनिशियली अट्रैक्शन है देन रिपल्शन है। क्लियर ना? इंटरेक्शन कोई ना समझ पाए तो अट्रैक्शन रिपल्शन अपने हाथ से लिख लेना। इतनी बात समझ में आ गई है? नाउ रिपल्सिव फोर्सेस ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, मैं बता चुका हूं सारी बातें आपको, तो इतनी कमेंट्री पढ़कर उसको बड़ा बड़ा लिखने की नीड नहीं है। रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर, हाँ, कितनी देर का? करेक्शन इन वॉल्यूम की बात चल रही है बच्चे। जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है, उसके अंदर हम वॉल्यूम में करेक्शन लगाएंगे और प्रेशर में करेक्शन लगाएंगे। करेक्शन इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने मान लिया है दो फॉल्टी अजम्पशंस इन केटीजी है। पहला उसने कहा था मोलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो हमें लग रहा है हम गैस को लिक्विड बनाएंगे ना, तो गैस के मोलिक्यूल के वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं, तो बस कंसिडरेबल वॉल्यूम करने के चक्कर में हमने लाइनें लिखी हैं कि जब प्रेशर हाई किया मोलिक्यूल्स वेरी क्लोज हो गए, जब मोलिक्यूल्स क्लोज हो गए तो उनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो गए, जिनको अट्रैक्शन रिपल्शन बोलते हो आप लोग, ठीक है ना? तो रिपल्सिव इंटरेक्शन सारे शॉर्ट रेंज ही है। क्लियर? एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन मोलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन कॉन्टेक्ट। तो सब पुरानी बातें, तो मैं इसका नोट्स नहीं बना रहा। When molecules are almost in contact, the repulsive forces causes a molecule to behave as a small but impenetrable। भाई हाइड्रोजन हीलियम एक दूसरे के अंदर थोड़ी चले जाते हैं, ये तो कुछ कहीं लिखा हुआ सच्चे छाप दिया गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मोलिक्यूल वेरी क्लोज हो गए। अब अगर आपको याद आए तो आपको पता चलेगा दो मोलिक्यूल एक दूसरे के पास पास है लेकिन एक दूसरे के अंदर थोड़ी एंटर कर गए। वेंडरवॉल रेडियस सुनी थी ना आपने? चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल। केमिकल बॉन्डिंग में भी ये फोटो बना हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो हमने कहा कि मोलिक्यूल में रिपल्सिव फोर्सेस आ गए, एग्रीड, आ गए, पक्का आ गए, लेकिन ये थोड़ी वो इंटरपेनिट्रेट करके एक दूसरे को, वो एक दूसरे के अंदर ही घुस गए मोलिक्यूल, ऐसा तो नहीं होता ना। क्लोजेस्ट अप्रोच पे है तो आप लिक्विड बना सकते हो, सॉलिड तक लेके आ सकते हो, क्लोजेस्ट अप्रोच पे है बस, क्लोजेस्ट मोलिक्यूल्स है, और जनरली वो सॉलिड स्टेट में आकर ही हो पाते हैं। क्लोजेस्ट तो सॉलिड स्टेट में आएंगे ना बच्चे, बट कैसे हैं? एक दूसरे के अंदर नहीं एंट्री कर रहे, मतलब इम्पेनिट्रिएबल है। चलो फालतू की बात थी। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, इसीलिए तो एफर्ट्स कर रहे हैं, इसलिए तो एफर्ट्स कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी अब कंसिडरेबल हो गया है। क्लियर ना? कैसे कंसिडरेबल हो गया? जो वी आपके पास वॉल्यूम था गैस का, वी मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, स्मॉल बी इज द मोलिकुलर वॉल्यूम। ये एग्जैक्ट मोलिकुलर वॉल्यूम नहीं है, इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो अब मेरे पास जो एक्चुअल वॉल्यूम बचा फॉर फ्री मूवमेंट, एक्चुअल वॉल्यूम फॉर द फ्री मूवमेंट, तो बच्चे कहेंगे जी वॉल्यूम ऑफ गैस में से अगर आप बी घटा दो, मेरी बात सुनो, अगर आप कमरे में अपने आप को नेग्लिजिबल मान लो तो आपकी मूवमेंट के लिए पूरा कमरा अवेलेबल है, और अब अपने आप को कंसिडरेबल कर लो तो आपकी मूवमेंट के लिए जहां आप हो उसके अलावा सारा कमरा अवेलेबल है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स को जीरो वॉल्यूम का माना गया तो पूरा के पूरा कंटेनर का वॉल्यूम मूवमेंट के लिए अवेलेबल था, लेकिन जब मॉलिक्यूल को आपने नेग्लिजिबल की जगह कंसिडरेबल कर लिया तो उतना उतना स्पेस छोड़कर, उतना उतना स्पेस छोड़कर बाकी सारा के सारा वॉल्यूम फ्री मूवमेंट के लिए, कंप्रेशन के लिए अवेलेबल है।
मैं क्लास में जब होता हूँ तो बच्चे मेरे सामने जहां जहां बैठे होते हैं उनको मैं बोलता हूँ जहां जहां तुम हो मैं वहां नहीं आ सकता। तो बताओ मेरे लिए अवेलेबल स्पेस क्या है? कहती जहां हम नहीं है वो आपके लिए फ्री स्पेस है, वो आपके लिए अवेलेबल स्पेस है। अगर वो सारे के सारे बच्चे मैं नेग्लिजिबल मान लूं तो मेरे लिए सारा कमरा अवेलेबल है। लेकिन जैसे कंसिडरेबल मान लूं तो उन बच्चों का वॉल्यूम मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसमें से। तो एग्जैक्ट कितना 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 गैस का वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द कंप्रेशन है, कितना वॉल्यूम मेरे पास अवेलेबल फॉर द एक्सपेंशन अवेलेबल है। तो कहोगे जी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम घटा दो बाकी सारा वॉल्यूम अवेलेबल है। जो पार्टिसिपेट करेगा इन बॉयल्स लॉ, मतलब घटेगा बढ़ेगा, मोलिकुलर वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो तो फिक्स ही है। क्या मोलिकुलर वॉल्यूम टर्म समझते हो? मैंने दो एग्जांपल से सिखाया आपको। अब मैं चुप हो रहा हूं, आप मुझे बोलो क्या प्रॉब्लम आई है v माइनस बी में। और अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस n मोल ऑफ गैस हो, इफ ये नीचे ना ये लाइन में रब कर रहा हूं, इससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए कि कोई डिनोमिनेटर में लिख दिया। इफ n मोल ऑफ गैस देन फ्री स्पेस और फ्री वॉल्यूम इज v माइनस एन बी। v माइनस एन बी। तो जब भी कभी आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे ना, जब भी कभी आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे ना, जब भी कभी आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे तो वहां v हटाकर v माइनस एन बी लिख देना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। वो जो पीवी वो जो वी है ना, वह वी माइनस एन बी लिख देना। क्यों लिख दे भाई? पहले वी पूरा की पूरा स्पेस अवेलेबल था, पूरा की पूरा वॉल्यूम ऑफ गैस कंप्रेशन में। हाँ, और इसके अलावा एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। अब मोलिकुलर वॉल्यूम को छोड़कर सारा के सारा, जब तक हमने उनको नेग्लिजिबल माना तब तक हमने उसको हटाकर रखा। जब हमने उसको कंसिडर कर लिया तो हमने उसको वी माइनस एन बी करके लिख दिया। और आपको पता है इसी बी को हम लोग कई सारे नाम देते हैं। इसी को हम को वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। और वो वॉल्यूम जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब एक छोटी सी बात और थी, ये जो बी है ना, छोटा वाला बी, ये एग्जैक्टली मोलिक्यूल के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता। ये जो मोलिक्यूल की रेडियस कंफर्म करके उसका वॉल्यूम निकाल के उसका 4 गुना वैल्यू आती है इसकी। मतलब ये 4v ऑफ द मोलिक्यूल के बराबर होता है। इसका भी मैं डेरिवेशन करवा देता हूं बच्चों को क्लास के अंदर। वाई द स्मॉल बी इज 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिक्यूल। तीसरी बार, जो छोटा वाला बी है जिसको वेंडरवाल कांस्टेंट बोलेंगे थोड़ी देर में हम लोग, जो स्मॉल बी है, ये जो छोटा वाला बी है आपके पास, क्लियर ना? ये को वॉल्यूम, रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द फ्री मूवमेंट, ये मोलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम का 4 गुना है। कोई बच्चा बोलता है ये एक्चुअल वॉल्यूम का 4 गुना क्यों है? अगर इस बात को समझे और सुने तो ठीक है, ये मोलिक्यूल एक्चुअल मोलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 गुना क्यों है, तो इसका मैं आपको डेरिवेशन देने जा रहा हूं अगले पेज पे। लिसन, ध्यान से देखना और सुनना भाई। दो मोलिक्यूल क्लोजेस्ट अप्रोच पे विद रेडियस आर आर, ठीक होगी? ये क्लोजेस्ट मोलिक्यूल्स हैं जैसा कि हमें वो बोल रहा था, लेकिन इम्पेनिट्रेबल एक दूसरे के अंदर एंट्री नहीं करते। लो जी, अब मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूं, बोर्ड पे देखते रहना और ध्यान मत हटाना।
हर मोलिक्यूल का अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल, चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट को छोड़कर इन तीनों जगहों पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम लिखते रहे हम लोग बार बार। तो बच्चे ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होएगा मोलिक्यूल का ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होएगा मोलिक्यूल का। वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, उस क्लाउड के अंदर कोई दूसरा मोलिक्यूल एंट्री नहीं कर सकता। तो मान के चलो ये क्लाउड है, वो उसका ओरा है ये एक, क्लियर, ये वो जगह है जिसके अंदर दूसरे मोलिक्यूल की एंट्री, यहां के बाद वो रिपल्शन फील करने लगेगा। बस इसके आसपास आते रिपल्शन फील, तभी तो उसने एक वर्ड बोला था, आपने अगर सुना हो तो। वो कहीं से अगर कॉपी पेस्ट भी हो, मान लो एनसीईआरटी से भी कॉपी पेस्ट हो कि एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के अंदर इम्पेनिट्रेबल है, मतलब एक दूसरे मोलिक्यूल के अंदर धंसते नहीं है जाकर, एक दूसरे के अंदर घुसते नहीं है जाकर। दो हेड टू हेड कोलिजन हुई और दो गाड़ियां एक दूसरे के अंदर घुस गई, वो नहीं होता इनके अंदर, वैसा नहीं होता इनके अंदर। ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे आएंगे तो कैसे डिस्टेंस पे रिपेल करने लगेंगे। तो एक छोटा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं। यहां मैंने लिखा जी वॉल्यूम के बारे में, 4/3 लिखा। ये जो डोटेड एरिया है ना, ये डोटेड मेरे पास एक वॉल्यूम बन रहा है, डोटेड मेरे पास जो जगह बन रही है, डोटेड मेरे पास जो स्पेस बन रहा है, इसका वॉल्यूम निकालना है मैंने, 3D है। तो यहां मैंने लिख दिया जी R3। अब मुझे बता सकते हो ये ग्रीन वाले का रेडियस कितना है? 2 स्मॉल r, है ना, यही हुआ ना, 2 स्मॉल r। 4/3 अपनी जगह, पाई अपनी जगह, इसको मैंने R³ करके 2 का क्यूब 8 लिख दिया। क्यों भाई, 2 क्यूब 8 ही होता होगा। 8 × 4/3 πr³ ठीक हो गया। ये किसका वॉल्यूम है? 4/3 πr³। शेडेड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल गए तुम। मेरे को यही चाहिए था, ऐसी कोई लाइन निकल आए आपके मुंह से ही, ताकि मुझे समझाना ना पड़े, आप खुद ही समझ जाओ। ये सिंगल मोलिक्यूल का, और यहाँ कितने मोलिक्यूल दिख रहे थे आपको जो स्काई ब्लू कलर में दिखा रखे हैं? 2। तो मैं इस जगह पर इसको 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास 4 × 4/3 πr³ आ गया। 4 इंटू, एक बच्चे ने जो बात बोली थी वो मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मोलिक्यूल आ गया। और इसी को हम लोगों ने क्या कह रखा है? बी कह रखा है। अगर कोई बच्चा इसको पीछे वाली एक लाइन याद करके जाना चाहता है तो पीएमटी में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन भी चाहता है, जो मैं अपने नोट्स में देता ही देता हूं। तो फिर आपको ये पेज लिखना चाहिए कि जो तुम्हारे पास बी है, छोटा वाला बी है, जो तुम्हारे पास स्मॉल बी है, ये 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल है। 4 टाइम्स, इट इज द 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल, इट इज द 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मोलिक्यूल। 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 गुना है। तो कभी भी अगर आपको बी की यूनिट निकालनी पड़े, तो वॉल्यूम की यूनिट लगा दो सीधी सीधी, हाँ सीधा, यूनिट ऑफ बी। अगर वो पर मोल पूछ ले तो मीटर क्यूब पर मोल कर देना। जैसे आप पीछे चलोगे ना, तो इनडायरेक्टली आपको जो ये इंडिकेट कर रहा है ये वॉल्यूम ही है। तो वॉल्यूम बराबर बी लिख दोगे, या वॉल्यूम बराबर एन बी लिख दोगे, तो बी बराबर वॉल्यूम बाय एन हो जाएगा, है? ऐसे लिखोगे, वी डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम ही है, एन बी लिख दिया, बी बराबर वी डैश बाय एन हो गया। इसके लिए मीटर क्यूब कर दिया, और नीचे इसको क्या लिख दिया गया है? मोल। तो मीटर क्यूब मोल इनवर्स। अगर 1 मोल लेके चल रहे हो तो फिर पर मोल वर्ड आ जाएगा, नहीं तो मीटर क्यूब पर मोल। वॉल्यूम की यूनिट तो वॉल्यूम वाली होगी ना, बस एनबी होने की वजह से हमने इसको लिख लिया। तो एक बार फिर मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। मैं कह रहा था
कि मुझे वॉल्यूम में करेक्शन लगाना पड़ेगा। बच्चा कहते क्यों लगाना पड़ेगा भी वॉल्यूम में करेक्शन? मैंने कहा जी अब तक तो मैं मान के चल रहा था कि छोटे छोटे मोलिक्यूल्स है, इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो मुझे कोई तंग कर ही नहीं रहा था। मैंने सारा के सारा कंटेनर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम मान लिया। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। रियल आते ही मुझे थोड़ा सा शक होने लगा। क्या शक होने लगा? ये छोटे छोटे मोलिक्यूल जब मैं गैस को लिक्विड करूंगा तो मेरे को कुछ गैस का लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म तो मिलेगा ना, सॉलिड CO2। वो क्या है यार? कहते हैं तो मोलिक्यूल्स हैं CO2 के, जिसके तो ढेरों टेस्ट भी हो सकते हैं कि CO2 ही है, SO2 ही है, ओजोन ही है, मिथेन ही है, प्रोपेन ही है। इसकी टेस्टिंग भी हो सकती है कि मोलिक्यूल है उस सॉलिड के अंदर। तो कहते जी फिर ये कहां से? मैंने कहा इसका वॉल्यूम कंसिडरेबल था। किसका? छोटे वाले मोलिक्यूल का। उसको हमने बी बोलना शुरू कर दिया। और वो बी भी एक्चुअल में क्या है? रेडियस से छोटे मोलिक्यूल का वॉल्यूम निकालो, उसका 4 गुना कर दो, बी आ जाता है, जिसको मैंने डराइव करके दिया आपको एग्जैक्टली। क्या आप सदमे में चले जा चुके हैं? अब है करेक्शन इन प्रेशर। हाँ जी। ये दो मोलिक्यूल थे, एक लाने के लिए डिवाइड कर दिया। दो थे ना ये मोलिक्यूल, क्लोजेस्ट अप्रोच पे थे, तभी तो हम इसकी काउंटिंग कर पाएंगे। जब ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट अप्रोच पे होंगे उसके बाद ही तो अट्रैक्शन रिपल्शन लगा पाएंगे। और जैसी अट्रैक्शन रिपल्शन ऑपरेटिव होंगे तो पक्का ये वाली हालत बनी होगी। जब ये हालत बनी होगी तो फिर ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास। और एक बात उसने बिल्कुल साफ साफ लिख दी थी कि मोलिक्यूल्स आर इम्पेनिट्रेबल। तो वहां से हमें पता चला कि हमें ओवरलैप नहीं कराने। चलो, अब आपके पास है करेक्शन इन प्रेशर। ये तो बहुत ही सूखा काम है, सुपर सूखा काम है। सुनो भाई, तुम्हें पता है तुम बायो पढ़ रहे हो? मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। बस ना इसके बाद थ्री थ्री रह जाएगी, तो कोशिश करते हैं इसको कंट्रोल करने की। ये खुद से भी टक्कर कर रहा है और वॉल से भी कर रहा है। ये खुद से भी कर रहा है, वॉल से भी कर रहा है। लेकिन यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हैं, सारे टाइप के फोर्सेस वो जीरो हैं। और यहां सारे टाइप के फोर्सेस कंसिडरेबल है। ठीक है। अब एक ऐसा मोलिक्यूल है जो फ्रीली जाके दीवार से टकरा गया, और एक ऐसा मोलिक्यूल है जब दीवार से टक्कर मारने जा रहा था तो उसको पीछे किसने खींच लिया, ड्रैग कर लिया, अट्रैक्शन लग रहा है। तो बता सकते हो जो वॉल पे आइडियल गैस टक्कर कर रही है, इसने जो प्रेशर एग्जर्ट किया, पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आई डोंट नो। सुन रहे हैं, चलो। जो प्रेशर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ने वॉल पे एग्जर्ट किया और जो रियल गैस ने एग्जर्ट किया, उन दोनों में से कौन सा प्रेशर तुम्हें ज्यादा लगता है? वैसे तुम ना सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ आंसर तो बहुत सही आ रहे हैं और कुछ गलत आ रहे हैं, मिक्सचर आ रहा है, मतलब मेरे पास ना हाइब्रिड स्टेट में आंसर आ रहे हैं। और मेरे दिमाग में तो वही जाएगा जो सही है, लेकिन कुछ नोबेल प्राइज के चक्कर में गलत आंसर भी दे रहे हैं। मैंने कहा जब आइडियल गैस का मोलिक्यूल फ्रीली जाकर दीवार पे कंटेनर की वॉल पे टक्कर कर रहा है, उसको कोई ड्रैग कर नहीं रहा, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। लेकिन जब मैं रियल गैस लेके चलता हूँ 99.9999% मतलब हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर, तो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। तो गैस को, दूसरे मोलिक्यूल्स को, एक मोलिक्यूल दूसरे को पीछे की तरफ खींच रहा होता है, जिससे हम में होता है ना ह्यूमंस में लेग पुलिंग, वैसे लेग पुलिंग हो रही है उसकी। तो एक बंदे को मान लो दीवार टच, कबड्डी खेल रहे हैं और उसको बीच वाली लाइन को टच करना है, और किसी ने लाइन उसकी उसकी टांग पकड़ के खींच ली,
तो बताओ क्या होने वाला है, प्रेशर ज्यादा लगेगा कम लगेगा? और जो ज्यादा वाले थे वो क्या है, आइडियल में है ना वो, लेकिन तुम में से भी कुछ ज्यादा बोल रहे थे रियल में ज्यादा लगेगा ऐसे बोल रहे थे। तो हे महान आत्माओं, प्रेशर exerted by ideal gas is greater than pressure exerted by the real gas, क्योंकि रियल गैस में एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल को अट्रैक्शन की वजह से 99.99% केस में तो अट्रैक्शन ही लगते हैं भाई और बहनों। हाइड्रोजन हीलियम में रिपल्शन है, तो एक्सेप्शन तो सारी दुनिया में पड़े हैं, तो दो ही है सिर्फ, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल गैस में कंसिडरेबल थे, रियल गैस की जगह आइडियल गैस के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ड्रैग नहीं कर रहा, यहां दूसरा मॉलिक्यूल पीछे की तरफ लेग पुलिंग हो रही है, इसमें हर में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना वो कम। अब सोचो, आइडियल गैस वाला प्रेशर ज्यादा है, रियल गैस वाला प्रेशर कम है। अब आइडियल गैस इक्वेशन लिखो ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वी वी वी, वहां तो करेक्शन आपने लगा लिया, जो प्रेशर वाली टर्म है वहां करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो पी आइडियल लिखा होता है ना, अभी लिखना मत जो मैं लाइन लिखूंगा, पी आइडियल, वी आइडियल, एन आर टी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया वी माइनस एन बी से, ये एन आर टी, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो इसकी जगह आ रहा है वैल्यू वो तो कम है, ऐसा करता हूं ना, पी रियल लिख दिया गया और पी डैश लिख दिया गया। रियल तो कम था ना, पी आइडियल की जगह अगर तुम्हें कुछ ऐड करके लिखना पड़ेगा तो प्रेशर में तो प्रेशर ही ऐड करोगे ना, तो यहां प्रेशर का करेक्शन लगा या वॉल्यूम का करेक्शन लगा। हे महानात्माओं, जब कोई आइडियल की जगह पर नया प्रेशर रियल का पुट करोगे तो उसके साथ कुछ नया करेक्टेड टर्म ऐड करोगे, तभी तो आइडियल के बराबर रख पाओगे ना। आइडियल को ही तो मॉडिफाई कर रहे हो भाई और बहनों, आइडियल को ही तो मॉडिफाई कर रहे हो। तो जब आइडियल मॉडिफाई हुई तो उसकी जगह रियल आया, लेकिन रियल तो कम था, तो हमें तो इसमें मॉडिफिकेशन लगाना है, तो हमने पी डैश ऐड कर दिया। इस पी डैश की वैल्यू क्या अभी बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो क्या कोई जनता मुझे बता पाएगी कि जो आइडियल का प्रेशर है वो ज्यादा क्यों है? नो ड्रैगिंग, नो ड्रैगिंग, नो ड्रैगिंग, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, कुछ भी नहीं था, फोर्स ही नहीं था वहां, ऐसा हमने माना, लेकिन उसको तो हमने फॉल्टी जंक्शन माना। तो रियल में प्रेशर कम क्यों लगा? क्यों? क्योंकि मोलिक्यूल टक्कर करने जा रहा था, इतने में किसी ने उसकी टांग खींच ली पकड़ के, तो उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अभी सिर्फ आप सुनोगे वर्ड टू वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, फिर आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज हाई, रियल गैस मोलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, वो पुरानी फिर कहानियां शुरू कर दी उसने। नाउ अट्रैक्ट टू ईच अदर एट हाई प्रेशर, मोलिक्यूल्स डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर विद फुल इंपैक्ट। लोगों ने सुना डू नॉट इंपैक्ट, अरे उसने कहा डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर विद फुल इंपैक्ट। टक्कर मार रहा था लेकिन उतनी टक्कर नहीं है जितनी की रियल आइडियल में उसने इंपैक्ट डाला, बिकॉज दीज आर ड्रैग्ड बैक बाय other molecules due to molecular attraction forces. This decrease the pressure exerted by the molecules on the wall of container. At low pressure, the behavior of real gas at low and high pressure is shown below. वो फालतू की बात हो गई है, जो मैंने आपको बताया वो अगर आप समझ गए, वो अगर आप समझ गए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल दूसरे एक मॉलिक्यूल उसी कंटेनर की वॉल से कोलिजन करने जा रहा था, उस मॉलिक्यूल का जब कोलिजन उससे होना था तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस पीछे की तरफ क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया, खींच लिया, लेग पुलिंग कर ली। उस ड्रैग होने की वजह से वन मोलिक्यूल ड्रैग्ड अनदर
इससे क्या हुआ, ड्यू टू इट इम्पैक्ट, टक्कर, स्ट्रेंथ ऑफ कोलिजन, मैं भूल गया क्या लिखना है, डिक्रीजेज, तो फिर मुझे करेक्शन लगाना पड़ेगा प्रेशर में, तो मैंने प्रेशर में करेक्शन लगा लिया। वो ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, उसका भी हमारे पास लॉजिक है पूरा के पूरा। तो हमें करना क्या भाई, आइडियल की जगह पुट करना है, तो रियल के अंदर एक करेक्शन लगाना पड़ेगा। और ये जो पी डैश है, इसकी वैल्यू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, इसका भी डेरिवेशन है मेरे पास अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि पी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दो टाइप के प्रेशर है, दो टाइप के प्रेशर है, याद करो, मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल, वेरी गुड, मोलिक्यूल टू वोल, ठीक है ना। इस वजह से एक्चुअल में ना डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहां मोल बाय वॉल्यूम देखो ना, दो स्क्वायर किया उसने, पी डैश डायरेक्टली टू डी, पी डैश अगेन डायरेक्टली टू डी, पी डैश डायरेक्टली टू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह ए एन स्क्वायर अपन, तो ए वंडरवेल कांस्टेंट आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मैं यार थोड़ा सा फास्ट बोल गया, इसलिए बोल गया कि आप इस पे ज्यादा बोदर ना करो, क्योंकि आपको इतनी बात बता दी गई है। चलो अगर कोई है इंटरेस्टेड तो बोदर कर लेना, पी डायरेक्टली टू डी, पी डायरेक्टली टू डी, ये रेफरेंस ए बी, रेफरेंस ए रेफरेंस बी, ठीक है जी। तो इसीलिए जब दोनों को कलेक्टिवली लिखोगे तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, और इस डी की जगह पर मैं मोल बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम की जगह पर मोल बाय वॉल्यूम लिख दूंगा। तो उससे तुम्हारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, उससे तुम्हारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, पी डायरेक्टली डी की जगह पर एन बाई वी का होल स्क्वायर, पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है जी। तो पीछे का करेक्शन था आपके पास, ये डैश डैश लगाते जाना, नीचे कंफ्यूजन आ जाएगा, डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इस डेरिवेशन में कोई इंटरेस्टेड ना हो तो उसका मेडिकल में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये भी मैं साथ साथ बोल देता हूँ। बट ये दिमाग नहीं मानता ना चीजों को जब काम कर रहे होते हैं, तो उसको मनवाने का तरीका ये होता है। तुम्हारी बॉडी के अंदर सबसे भोला भाला आदमी एक ही है, तुम्हारा ब्रेन। उसको कुछ भी मनवा लो, मान लेता है वो, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब मुझे यूनिट ए और बी के बारे में दो बातें लिखनी है। इनको हम वेंडरवाल्स कांस्टेंट बोलते हैं, इनको वेंडरवाल्स कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरी बात, यूनिट ऑफ ए निकालनी है मैंने, तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। ए इज इक्वल टू, वैसे तो कलेक्टिवली तुम जानते ही हो, पी डैश इज इक्वल टू क्या रखा है, और ए की जगह क्या आ गया, पी डैश वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तुम सारे के सारे स्मार्ट हो, ऐसा तुम्हें लगता रहता है ऑलवेज। तो प्रेशर की जगह पर एटीएम भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब का होल सिक्स लिख दो, सॉरी होल ट्वाइस लिख दो, और यहां मोल का स्क्वायर लिख दो, न्यूटन मीटर पावर फोर मोल इनवर्स टू। सच में पता चल गया। हे भगवान, ये आयुष के घर पे क्या हो रहा है। नहीं ये आयुष, अच्छा, ये सुखमन के घर से हो रहा है कुछ।
चलो, ए और बी वैंडरवाल कांस्टेंट है, ए और बी वैंडरवाल कांस्टेंट है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करते रहेंगे, CO2 का ए बी वैल्यू अलग है, SO2 का ए बी वैल्यू अलग है। क्लियर ना? इसके अलावा ए जिस बात को इंडिकेट कर रहा है, फिर थर्ड नंबर पे लिख लेना, इट इंडिकेट्स द अट्रैक्शन फोर्सेस, ए फॉर अट्रैक्शन भी बोलते थे कुछ लोग, जबकि होता ए फॉर वैंडरवाल कांस्टेंट ही है। अट्रैक्शन फोर्सेस, किसी भी गैस का मोलिकुलर वेट बढ़ गया, किसी भी गैस का साइज बढ़ गया, किसी भी गैस के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुना होगा आपने अपनी लाइफ में कभी, किसी भी गैस में कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो गए, पोलैरिटी बढ़ गई, पोलैरिटी लिख देता हूं मैं, पोलैरिटी बढ़ गई, तो अट्रैक्शन बढ़ने से ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ने से ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कलेक्टिव आपका रियल वैंडरबोल इक्वेशन क्या बना? अगर n मोल ऑफ गैस हो तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू NR। और 1 मोल ऑफ गैस हो तो तुम सारे के सारे स्मार्ट हो, ऐसा तुम्हें बस 1 मोल लिख दो, इनफ। साहिल तू डाउट सेशन नहीं लगा पाया था क्या? लेट आया था 8 मिनट तो फिर, है ना? अच्छा, यशमीत बाहर हो गई थी क्लास से? क्लास से बाहर तो नहीं होगी? ओके, कल रेस्ट कर लेना थोड़ा सा, लेकिन काम वाम भी तो बहुत है ना। हम्म, बोलो जी। वही वाला कैसे पता चलेगा? हाँ जी, तो ये सब हम कर चुके हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, करेक्टेड प्रेशर, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है जेई का एक क्वेश्चन आया था, करेक्टेड प्रेशर बता दो, तो करेक्टेड प्रेशर क्या है? तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर करेक्टेड प्रेशर था, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है जी, ये करेक्टेड प्रेशर है। ये एन मोल के लिए, 1 मोल के लिए, जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ आपके पास ना। बॉइल्स टेम्परेचर तो बहुत पहले बता दिया था आपको, ए अपॉन आर बी। ठीक है, तो एक छोटा सा होमवर्क कर लोगे भाई, या अभी मैंने करवाना है इस 28 नंबर क्वेश्चन को बोर्ड पे? चलो कर लेते हैं, होमवर्क नहीं देते इसको, अभी कर लेते, अभी कर लेते, कोई नहीं, 2 मिनट लग जाएंगे। पहले तुम एफर्ट करो इसकी, क्वेश्चन पढ़कर, सॉल्यूशन पढ़ के क्वेश्चन मत बनाना, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन को दिमाग से भूल जाओ। लो, अब आसान है। कैलकुलेट द प्रेशर exerted by 8.5 grams of अमोनिया, मतलब आधा मोल, 17 मोलिकुलर वेट है ना उसका, एन बराबर हाफ आ गया, कंटेन हाफ लीटर वेसल, ये आधा लीटर आ गया, टेम्परेचर 300 केल्विन आ गया, फॉर अमोनिया ए, ए का वैल्यू दे रखा है 4, बी का वैल्यू दे रखा है 0.036 लीटर पर मोल। कंपेयर द वैल्यू विद द कैलकुलेटेड वैल्यू इफ द गैस वर कंसिडर एज आइडियल। तो मुझे लगता है पी
प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस एन बी एन आर टी। हम उसको टिक करेंगे जो जो हमें पता लग गया। हमें पता लग गया टी, हमें पता है आर, हमें पता है एन, हमें पता है बी एन, वॉल्यूम वॉल्यूम आधा लीटर, ठीक हो गया। और हमें पता लग गया ए, हमें पता लग गया हाफ मोल का स्क्वायर, हमें पता चल गया वी। एक ही अननोन रहा वैसे। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना, नीचे कहा ना कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड, तो ऊपर हो गया। फिर कह रहा कंपेयर द वैल्यू विद द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो तुम्हारे पास जो प्रेशर आया है और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आएगा, तुम्हें क्या लगता है ये वाला प्रेशर जो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी जो फॉर्मूला सामने दिख रहा है, ये ज्यादा होएगा कि कम होएगा? कम। कैलकुलेशन के बाद ये 21.51 आ गया, वो हमारे वाली कैलकुलेशन है सारी की सारी। 21 पॉइंट, और जो तुमने पीवीएनआरटी से लगाया वो 24.6 आ गया, ठीक है ना। तो रियल गैस का कम आया, आइडियल का ज्यादा आया। वैसे मैं भूल गया यार, रियल का कम क्यों आता है? ओ हाँ, जो रियल गैस है जब वो टक्कर मारने के लिए जा रहा है, यू एक इमेजिनेशन करके देखो कि एक बंदा ना दीवार से टक्कर मारने जा रहा है, क्लियर ना, गुस्से में आकर, और जैसे वो टक्कर मारने लगता है इतने में कोई पकड़ के उसको खींच ले, क्लियर। और एक टक्कर मारने जा रहा है और लोग सोचे हमें क्या मतलब है, मारने तो टक्कर, तो वो आइडियल गैस है। हमें क्या मतलब है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, नीदर अट्रैक्शन नो रिपल्शन, जहां भी मार टक्कर। तो फिल्मी सीन में उसका सिर फूट गया, लेकिन एक फिल्मी सीन ऐसा था टक्कर मारने, अंशिता तो टेंशन में आ गई, कहती ओ सिर फूट गया किसका? अपना आइडियल गैस मतलब है तो तुमने क्यों पढ़ा वैसे आइडियल गैस? हाँ, ऐसा कुछ फीचर होते हैं। मेरा एक भांजा वो भी ऐसे करता था, तो जमीन पे बैठ के सिर मारने लगता था नीचे, ऐसे ऐसे करके आइडियल गैस। चलो जी। तो आइडियल गैस फिर तुम्हें रोकते भी होंगे, तो फिर रियल गैस ही हुई ना। अब तुमसे ऐसे दीवार में बजती थी, तुम्हें रोकते भी। अच्छा, मतलब आइडियल गैस ही हुई। मतलब ये आइडियल और रियल दोनों का एग्जाम्पल भी नहीं हुआ क्योंकि दूसरे पे एक्सपेरिमेंट किया ये है? चलो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अजय देवगन वाली फीलिंग आ रही है तेरे को देख के अब पकड़ा और दीवार जाके सिर मार दिया है। चलो, कुल मिला के सबको पता चला रियल का प्रेशर कंटेनर की वॉल पे कम लग रहा है, क्योंकि उसको पीछे की तरफ कुछ फोर्सेस ड्रैग कर रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन में भी प्रूव हुआ। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होएगी, ये मैं मानता हूं इसकी ना। लो जी, अब हमारे पास है कि इस वेंडरवॉल इक्वेशन को अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पुट करना है। ध्यान से सुनना भी। अगली हेडिंग है रियल गैस इक्वेशन अंडर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। वैसे तुम लोगों का सपोर्ट मेरे को मिल जाए ना, तो मैंने एक झटके में काम खत्म कर देना ये वाला। इतना लंबा काम है भी नहीं। सबसे पहली बात, अगर मैं वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर ले लूं, तो तुम क्या सोच के चलते हो? ये वेरी फर्स्ट डे ऑफ द क्लास है स्टूडेंट, तो सीधी सीधी बात करें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लग गया। अट्रैक्शन फोर्सेस वेरी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और लो प्रेशर पे वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाएगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। भाइयों और बहनों, ये इतना कम कर दोगे, ये वॉल्यूम लो प्रेशर ये हाई हो जाएगा, तो बी बाय डिफॉल्ट ही नेग्लिजिबल बन जाना है। जब मैं प्रेशर को वेरी लो कर रहा हूं, तो वी मेरे पास हो गया, तो वी
इतना ग्रेटर हुआ कि मुझे बी की वैल्यू को नेग्लिजिबल करना पड़ रहा है। तो ना उधर से अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस बचे हाई टेम्परेचर पे, इतना तामझाम करने की नीड नहीं है। तुमने तो सुनते ही आंसर दे दिया, सर काम खत्म करो, वेरी हाई टेम्परेचर वेरी लो प्रेशर मीन आइडियल गैस। एवरी गैस इज आइडियल गैस, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अट्रैक्शन रिपल्शन बचेंगे नहीं। गोली मारो यार, हाई टेम्परेचर जब लेके चलोगे ना तो वो लिक्विफेक्शन की अपोजिट कंडीशन है, वो लिक्विफिकेशन की अपोजिट कंडीशन है। ठीक है ना? तो अगर इस बात को समझ सुन गए तो अब मैं नंबर 2 पे चल रहा हूं। इसको बोलते हैं मॉडरेट प्रेशर। बोलना जी। हे भगवान, तुमने पार्थ वाला मॉडल नहीं यूज किया? चलो, जब भी आप वेरी हाई टेम्परेचर लेके चलो, वैसे उसको तुम अगर 5 मिनट साथ में बिठा लेती हो, तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारे पास नहीं आता वो कहती है तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। वो वही कह रहा हूँ ना, छोटा भाई, फिर तो पक्का बिठा था तुमने साथ में अपने ना। हाँ जी, वेरी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लिसन केयरफुली। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी की बात कर रहे हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसी बात, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर पे अगर मैं किसी भी गैस को लेके चल रहा हूं, वेरी हाई टेम्परेचर पे, इज द अपोजिट कंडीशन ऑफ लिक्विफेक्शन, अपोजिट कंडीशन ऑफ लिक्विफेक्शन, मतलब नीदर अट्रैक्शन नो रिपल्शन, ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना वो रिपल्शन कर पा रहे हैं। मोलिक्यूल वेरी 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 हाई डिस्टेंसेस पे चले गए, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस पे चले गए, वे एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन रिपल्शन ए तो बाय डिफॉल्ट गायब हो गया। और जैसे ही तुमने प्रेशर लो किया, वॉल्यूम वेरी हाई हो गया, और वॉल्यूम वेरी हाई तो छोटा वाला बी भी इग्नोर हो गया। वही होता है ना, 1 लाख हो उसके सामने एक हो, तो आपने कहा छड्डो छड्डो यार इसका क्या है। वही, जैसे आप किसी ऐसी शॉप पे जाओ जहां आपकी किसी एक ऑब्जेक्ट जो आपने खरीदनी है सामान ना, उस पर लिखा हो 99.99, तो आप 100 रुपए देके आ जाओगे, तो 0.01 आप कंसिडर ही नहीं करते। वही बात यहाँ कह रहे हैं, जब आपके पास वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ स्मॉल बी है, छोटा वाला बी है, वेंडरवाल कांस्टेंट है, तो आपने कहा छड्डो जी इग्नोर करो, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लग गया आपके पास। ये कह रहा था मैं आपसे। हाँ जी, अब मेरे साथ टिकना और बात को सुनना और समझना। मैंने कहा था आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है इसके अंदर ना। मॉडरेट प्रेशर का मतलब हुआ मैं किस जोन के अंदर एंट्री कर गया हूं, मैं भूल गया यार कौन से जोन में। एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम तो शुरू से ही बदमाश है, उनके अंदर ए तो होता ही नहीं है, उनके अंदर तो बी एग्जिस्ट करता है सिर्फ। अच्छा बताना जरा, मैं इस जोन में आ गया हूँ, इस जोन में नहीं, है ना, इस जोन में आ गया। अब थोड़ा सा टिकना, मजा आएगा बात को सुनने में ना। पी प्लस ए अपोन बी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आर टी। बच्चे कहते हैं आपने स्मॉल बी क्यों नहीं लिखा, लेकिन आप शायद ही पूछोगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस जब डोमिनेट करते हैं तो ए होता है, और रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट करते हैं तो बी होता है। इतनी सी बात है, अट्रैक्शन फोर्सेस जब डोमिनेट करेंगे तो आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस जब डोमिनेट करेंगे तो ए कंसिडर हो रहा होगा। थोड़ा सा मेरे साथ टिकना। पी को वी से मल्टीप्लाई किया, ए अपॉन वी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया, ये आर टी हो गया। पीवी आर टी, इस पूरे को राइट हैंड साइड में ले गए। और किसी को पता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे बनता है? पीवी अपॉन एनआरटी या पीवी अपॉन आरटी। तो इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दिया आरटी का, तो पीवी बाय आरटी हो गया, आरटी बाय आरटी हो गया, ए अपॉन आर टी वी हो गया। इस पूरे को जेड लिख दोगे, इस पूरे को 1 लिख दोगे, ए अपॉन आर टी वी हो जाएगा।
अभी तक तो बोलते थे जेड लेस देन वन, जेड लेस देन वन, जेड लेस देन वन। अब बोलोगे जेड कितना लेस है, वो भी हमें पता लग गया है। जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए अपॉन आर टी वी। जब हम मॉडरेट प्रेशर पे होंगे तो गैसेस 99.99% गैसेस, जितना हम उनको प्रेशराइज करेंगे, कंप्रेस करेंगे, उनसे कहीं ज्यादा कंप्रेस हो रही है, पास आ रही है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है। और उसी अट्रैक्शन फोर्सेस को हमने यहां कंसीडर किया, ए से लिख दिया, ए से लिखा। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब तीसरी कंडीशन में आप पुट कर रहा हूं। बस ये तीन कंडीशन के अलावा बाकी सब इधर उधर की बातें हैं। थर्ड, एट वेरी हाई प्रेशर इन, हाँ, इंक्लूडेड हाइड्रोजन हीलियम अंडर ऑल कंडीशंस। हाइड्रोजन हीलियम तो हमेशा ही बदमाश रहती है ना, आपको पता ही है। पी बी माइनस बी आर टी, पीबी पीबी आर टी, पीबी आर टी माइनस, सॉरी, प्लस पीबी। इक्वेशन टू, इक्वेशन टू, वेरी गुड, तुम खुद ही बोल रहे हो। पीवी बाय आर टी, आर टी बाय आर टी, पीबी बाय आर टी, जेड वन प्लस पीबी बाय आर टी। तो अब तुम्हारे पास हर बात की खबर है कि जेड इक्वल्स टू वन आइडियल, जेड ग्रेटर देन वन तो कितना, जेड इज इक्वल टू वन प्लस पी बाय आर टी। ये पी का वैल्यू जो वेरी हाई हो जाए, जेड लेस देन वन, जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए अपॉन आर टीवी। जब प्रेशर आपके पास मॉडरेट हो, इन तीन कंडीशन के अलावा इधर उधर झांकना ही नहीं आपको। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ सीखने लायक बचा हुआ है, तो ये ग्राफ प्लॉट करो, ये करो, जेड एक बोलो। अब जब इसको समराइज करके एक बार ना 40 मिनट जहां से हमारा डिवीजन शुरू हुआ, वहां से चाहे मेरे नोट्स चाहे सिनॉप्सिस जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि दोनों की सिंगल सिंगल लाइन एक्सप्लेन्ड है। 40 मिनट थोड़ा सा लंबी लंबी सांस खींचकर, लेकिन उससे पहले थोड़ा ना बोरियत वाला माहौल मत बना के रखना, फ्रेश ही शुरू करना बिल्कुल। 40-50 मिनट तो उसको ना, हाईएस्ट 50 मिनट वर्ड टू वर्ड यहां तक पहुंच जाना। क्लियर? बीच में उठना भी मत, डिस्कनेक्ट मत होना। क्लियर? कमरा बंद कर लेना, चिटकनी लगा लेना, कोई अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, ना छोटा भाई, ना बड़ा भाई, ना छोटी बहन, ना बड़ी बहन, कोई भी नहीं, ना मम्मी ना पापा। उसके बाद इसको पढ़ो 40-50 मिनट तक, फिर लगेगा ये तो बड़ा कंफर्टेबल जोन है, दोनों आरपीएस यूं होगी चुटकी में, और उधर से बुक के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाला जोन बता रहा है जेड इज इक्वल टू वन प्लस पीबी बाई आर टी है। ये वाला जोन बता रहा है जेड इज इक्वल टू लेस देन ए अपॉन आर टी भी है। दस हो भाई, 10 हो, कुछ पता लगा? बस हो गया ये, इसका डिफरेंस है, ये तुम्हें होमवर्क मिला हुआ है। एक सेकंड रुक जा बेटा, एक सेकंड रुक जा। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको पढ़ लेना एक बार। कहोगे तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन कोशिश करना ही 5 मिनट में तुम खुद पढ़ लोगे, उस 1 घंटे के प्रोग्राम में आ जाएगी। मतलब तुम्हें 1 आवर थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आना है।
और वो थ्योरी तुम देख लेना, अगर तुम पहले कोई सब्जेक्ट कर रहे होगे ना तब मत पढ़ना, इसको बिल्कुल फ्रेश होके पढ़ना है, चाहे वो रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, सवेरे पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, राखी बांध के पढ़ो, चाहे राखी बंधवा के पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है 1 घंटा इसको। क्लियर? फिर बीच में ब्रेक नहीं मारना कि तुम जो आधा आधा घंटा, ऐसे नहीं, ब्रेक नहीं मारना फिर बीच में। मैं स्लाइड लेके आ रहा हूँ बच्चे, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है? उसके बाद लिक्विफेक्शन के लिए मैं क्रिटिकल कंडीशंस बताऊंगा आपको, वो मेरा अगली क्लास का फोकस होएगा, टारगेट होएगा। अभी कोई स्लाइड देखनी है तो एक चीज शुरू कर सकता हूँ छोटी मोटी ना, देखना भी इसके अंदर। जेड की 3 वैल्यू हो सकती हैं, इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1। हाँ मैं भेज दूंगा। अभी भी खत्म नहीं किया, 3 मिनट है, करप्शन नहीं चलेगा भाई और बहनों, 3 मिनट है मेरे पास अभी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी। उसको ना 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 ना, खुद कुछ आज तक खुद कुछ करने दिया, मैं करवाऊंगा ना। उसको हम फोर्सेस बोलते हैं ना, वेंडरवाल फोर्सेस है वो 20 मिनट का काम है, उसकी ट्रिक बनी है मेरे पास एक, वो देखने में 3 पेज है, हमारी नोट्स के अंदर वो 1 पेज में, मतलब ये पूरी एक स्लाइड कवर होगी बस। हाँ? मैंने कहा था ना इसके बाद थ्योरी बचेगी सिर्फ ना, जैसे उसने कहा जी लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसी के साथ क्रिटिकल फिनोमिनन, क्रिटिकल फिनोमिनन। अब मैं आपसे कंडीशन ऑफ लिक्विफेक्शन मांगू तो आप मुझे बता ही दोगे, किसी भी गैस को, हाँ बिल्कुल ठीक बोल गए, हाई प्रेशर कूलिंग मतलब ना, प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, किसी भी गैस को लिक्विड बनाना तो क्या करोगे, दबाओगे ना उसको तो। लो टेम्परेचर मतलब कूलिंग करवा दो। इस पूरे पैराग्राफ में यही बात लिख रखी होगी बस, कि हमें किसी भी गैस को अगर लिक्विड बनाना है तो क्या क्या तरीके लगाए जाएं। मैंने कहा जी हाई टेम्परेचर लगा दो, सॉरी लो टेम्परेचर कूलिंग कर दो, हाई प्रेशर लगा दो, जिससे गैस डेंस 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 होती चली जाए, जितना प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। बॉयल्स में ये रिजल्ट निकाला था ना हमने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, में भी यही कंक्लूजन निकाला था ना हमने, कि जितना प्रेशर बढ़ेगा गैस क्लोज 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 क्लोज, अगर रियल है तो अट्रैक्शन फोर्स इज वर्किंग होकर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सदमे में चलेगी जनता। पक्की गल। अब एक हेल्पफुल फैक्टर और है इसके अंदर, हेल्पफुल फैक्टर इन द लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस, गैसेस के लिक्विफेक्शन में एक हेल्पफुल फैक्टर है, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, टीसीवीसी पीसी। क्रिटिकल टेम्परेचर, अंशुल किधर ध्यान दे रही हो, फिर कहोगी सर रिपीट कर दो, तभी मैं वीडियो ऑन कराता हूँ आप लोगों के। मैंने आपको पहले ही बोला था आपकी शक्लें देखने का मुझे कोई शौक नहीं है, सिर्फ मैं क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता हूँ, और तुम इसके फेवर में कोई नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी इस फेवर में नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कई बार मैं तुम्हारे बार फेवर जबरदस्ती तुमसे वीडियो ऑन करवा के रखे हैं, कि क्लास में क्यों नहीं है तुम, वीडियो ऑन कर। मैं नहीं, पेरेंट्स बोले इस बात को, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स भी फेवर में नहीं लगते इन चीजों के, हैं? हम्म 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 हम्म
तू खुद हंस पड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं करप्शन कर रहा है तू, पक्की बात। हम्म। नहीं तेरे पे तो शक है ही नहीं मेरे को पार्थ, टेंशन नहीं ले रहा है ना। मैं तो जनरल एक बात को जनरलाइज कर रहा हूँ कि ऐसा जनरलाइज्ड फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो अभी एक एक मिनट ऊपर हो गया, 3 मिनट का हमने यूज कर लिया। अगर किसी भी गैस का लास्ट 30 सेकेंड ओनली, किसी भी गैस को लिक्विड बनाना चाहते हो, मतलब आइडियल तो है ही नहीं रियल गैस को, देन यू शुड गिव द हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर कूलिंग मीन एंड हाई प्रेशर में कंप्रेशन, उसकी डेंसिटी बढ़ा दो, फ्लोज आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस वर्किंग हो जाएंगे। और ये इसके अलावा एक हेल्पफुल फैक्टर है जिसको बोलते हो क्रिटिकल फिनोमिनन, मीन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। इनमें से सबसे दमदार होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और परसों कह रहे हो ना 2 से 3 हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, तुम्हें बताया गया। बस ठीक है जी, परसों बात करते हैं फिर तुमसे ना। हाँ जी बोले, बोलो बेटा। किसमें, किसमें? फ्रियोन्स, फ्रियोन्स। क्लोरोफ्लोरो एक नहीं होता, कई सारे फॉर्मूले होते हैं मुझे इसके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मैं खाली पेज देख लूं एक बार। CF2Cl2, ठीक है ना। अगर तुम्हारे अभी जस्ट तुम्हारे घर, वो तुम्हारे पीछे एसी दिख रहा है मेरे को ना, वो एक ब्लू वॉल पे पीछे तुम्हारे, है ना। जैसे मेरे पास जो मेरा एसी लगा हुआ है ना, इस पे लिखा हुआ है इसने एक गैस का नाम, ये लिखा है R32। R32 में ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं बचे, इसकी जगह पर हाइड्रोजन भी आने लग गए हैं। मतलब ये एग्जैक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं है जो पोल्यूटेंट है, मतलब जो जोन डिप्लीशन करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया इन लोगों ने। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है। अगर तुम किसी आइस फैक्ट्री में जाओगी तो वहां अमोनिया रेफ्रिजरेंट है। अगर तुम तुम्हारे एसी की बात करोगे जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तो उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन्स रेफ्रिजरेंट्स है। लेकिन आजकल इसका भी ऑल्टरनेट आ गया, जैसे मैंने मेरे एसी पे बोला, मैंने पिछले साल लगवाया था इस पे, इसने बोला था ये फ्रियोन नहीं है इसके अंदर, ये R32 है। तो R32 को जब मैं चेक करता हूँ, R फॉर रेफ्रिजरेंट है, और 32 का मतलब कहीं ना कहीं 2 कार्बन है, 3 फ्लोरीन, 2 क्लोरीन, एक हाइड्रोजन है। ठीक है। हाँ तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस तो CO2 भी है, सबसे दमदार ग्रीन हाउस गैस CO2 है। तो CO2 इसमें क्यों भरेंगे, ये भरते हैं इसके अंदर, फ्रियोन बोलते हैं। फ्रियोन उसमें नंबर आता है, तीसरे नंबर पे आती है फ्रियोन। ग्रीन हाउस गैसेस में तीसरे नंबर पे आती है फ्रियोन। ठीक है, ओके। चलो जी, मिलते हैं हैप्पी रक्षाबंधन के साथ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, सब मिलेगा, सब मिलेगा आपको। ओके जी।